हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनर। आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस की शॉर्ट नोट्स की। ठीक है। आई होप आपको सारे शॉर्ट नोट्स अच्छे लग रहे होंगे। सारा ही 11 का जो है बायोलॉजी एक और बार हमने कंप्लीट कर दिया। हर मंथ में हम बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस बार हम फरवरी का मंथ है तो इसमें फरवरी मंथ में हम हर तरीके से बायोलॉजी को कंप्लीट कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। कंप्लीट मतलब रिविजन कर रहे हैं। ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्लीज याद रख लेना, क्वेश्चन इनके ऊपर बनेगा इस साल। ठीक है। सिंपल डिफिजन कौन करते हैं? आपके स्पॉन्जेस करते हैं, बीटा करते हैं, प्लेटवर्म करते हैं। क्या करते हैं? सिंपल डिफिजन आपका स्पॉन्जेस करते हैं, कॉलेंट्रेटा करते हैं और प्लेटवर्म करते हैं। मोस्क्यूटाइल कौन करते हैं? आपका अर्थवर्म करता है। नेक्स्ट बात है ट्रेकियल ट्यूब्स कौन करते हैं? आपके इंसेक्ट यूज करते हैं। गिल्स जो कि ब्रांचियल रेस्पिरेशन जो कि अर्थोपोडास, मोलस्कस और फिश करते हैं। क्या कहते हैं? गिल्स के थ्रू कौन करता है ब्रांचियल रेस्पिरेशन? अर्थोपोडा, मोलस्का एंड फिश। मॉइस्ट स्किन जो कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो आपका फ्रॉग करता है, एम्फीबियंस। ठीक है। और एम्फीबियंस आपके लंग्स के थ्रू भी करते हैं, कुछ कुछ एम्फीबियंस फ्रॉग को छोड़कर। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आपका किससे करते हैं? लंग्स से करते हैं। अभी हम मैमल्स के ही लंग्स की यहाँ पे बात करेंगे तो आपको ये याद रखना है सिंपल डिफिजन आपका स्पॉन्ज कॉलेंट्रेटा ऑफ फ्लैटवर्म करता है। उसके बाद मॉस्क्यूटाइल से आपका अर्थवर्म करता है। उसके बाद ट्रैकियल ट्यूब से आपका इंसेक्ट करता है। गिल्स, ब्रांचियल रेस्पिरेशन अर्थोपोडा, मोलस्का, फिश करते हैं। उसके बाद मॉइस्ट स्किन जो कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो कि फ्रॉग, एम्फीबियंस, लंग्स ऑफ द एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर देखने को जरूर मिलता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं जिसके अंदर नेसल चैम्बर, फेरेंक्स की बात करेंगे, लैरिंक्स की बात करेंगे, ट्रेकिया की बात करेंगे और प्राइमरी ब्रोंकाई की यहाँ पे बात होगी। तो नेसल चैम्बर, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकियल और ब्रोंकियल चैम्बर इस तरीके से आपका चलते। फेरेंक्स क्या कहते हैं? कॉमन पासेज फॉर होता है फूड और एयर के लिए। ओके। लैरिंक्स के अंदर आपको कार्टिलेजियस बॉक्स, साउंड बॉक्स के नाम से देखने को मिलता है। ट्रेकिया जो कि आपका मिड थोरेसिक, फिफ्थ अप टू द मिड थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। प्राइमरी ब्रोंकाई की अगर बात करूँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग से सपोर्टेड होते हैं। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एल्वोलाई का, जो कि बहुत थीन होता है, इरेगुलर वॉल्ड होता है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जरूर से देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? वेरी थीन होता है, इनरेगुलर वॉल्ड होता है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और इनके अंदर एल्वोलाई जो कि आपको लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, एल्वोलाई बैग के अंदर। लंग्स की अगर बात करूं, कवर्ड बाय द टू लेयर जो कि प्लूरा फ्लूइड के नाम से जानते हैं, प्लूरा, और उनके बीच में एक प्लूरा फ्लूइड बिटवीन देम प्रेजेंट होता है जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है लंग सरफेस के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग की अगर बात करेंगे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की आप बात करेंगे। इंस्पायरेशन के अंदर क्या हो जाता है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्या हो जाता है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका लेस हो जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर। थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। उसके बाद इंक्रीजिंग पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर इंट्रा, इसके वजह से आपका पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके आपका इंस्पिरेशन होता है। एक्सपायरेशन की अगर मैं बात करूंगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं तो रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल के अंदर आपको देखने को जरूर से ही देखने को मिलता है। तो इंटर पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर आपको देखने को जरूरत मिलता है। ह्यूमन ब्रीथ 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। टाइम्स बाय मिनट के यहाँ पे आ जाते हैं तो ह्यूमन ब्रीथ करता है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट के अंदर। ह्यूमन के अंदर वॉल्यूम जो कि आपका होता है आर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग कैन एस्टिमेट बाय द यूजिंग स्पायरोमीटर। वॉल्यूम को कैसे पता चलता है? हमारा स्पायरोमीटर से। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी आपको याद करनी है कैसे कोई भी हालत में। टाइडल वॉल्यूम आपका 500 ml होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml से 3000 ml होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका 1000 ml से 1100 ml होता है। रिजर्व वॉल्यूम जो कि 1100 ml से 1200 ml होता है। इंटर जो कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन। इंस्पायर होने का और इंस्पायर करेगा उसको कहते हैं। इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड करते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की अगर बात करूंगा जो उसके अंदर एयर पर्सन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे आपका आ जाता है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब क्या हो जाता है कि रिमेन इन लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के बाद आपका कितना वॉल्यूम लंग्स के अंदर रह जाता है उसको कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसके अंदर आपको है रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड करना है। यहाँ पे अरे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम कर देना भाई, ये गलत कर देना। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है।
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की अगर बात करूँ, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम, जो कि वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात करेंगे। वाइटल कैपेसिटी की बात करूंगा, एक्सपायरेटरी एक्सपायरेटरी आपका क्या आ जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, ये पी वॉल्यूम नहीं, रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका इस तरीके से ऐड करोगे तो वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। टोटल लंग्स कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम को आपको ऐड करना है। तो इनकी वैल्यू जब आपको याद हो जाएगी तब आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर में आपको देखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आपका 159 होता है, CO2 आपका 0.3 होता है। एल्बुलाई के अंदर 104 होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 होता है। ब्लड जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसके अंदर O2 का लेवल कम हो जाता है, 40% हो जाता है, CO2 का 45 हो जाता है। ब्लड की अगर मैं बात करूंगा, ऑक्सीजनेटेड की अगर मैं बात करूंगा तो 95 जो कि आपका O2 हो जाता है, 40 जो कि CO2 हो जाता है। टिश्यूज की अगर मैं बात करूंगा, 40 आपका O2 हो जाता है, CO2 आपका 45 हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस की, यहाँ पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस को, आपको बहुत जरूरी होता है पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। O2 का जो है आरबीसी के थ्रू 97% ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लाज्मा के थ्रू 3% होता है। CO2 की अगर मैं बात करूँ, आरबीसी से 20 से 25% आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लाज्मा के थ्रू 70 और एज इन सबसे मेजोरिटी आपका बाइकार्बोनेट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 की अगर मैं बात करूँ, O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर, किसी भी तरीके से आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए वो करता है। ईच हीमोग्लोबिन के अंदर क्या हो जाता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इन एल्वुलाई हाई PO2, लो PCO2, लेस H प्लस कंसेंट्रेशन, लोअर टेम्परेचर, फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो एक बात करते हैं, इन एल्वुलाई हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेसर H प्लस कंसेंट्रेशन, लोअर टेम्परेचर, फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए फेवरेबल होता है। टिश्यू के अंदर अगर मैं बात करूंगा, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H प्लस कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, हायर टेम्परेचर होता है और O2 बाउंडेड इन एल्वुलाई गेट डिसोसिएटेड एट टिश्यू, ठीक है। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। तो आपको याद रखना है 100 ml के अंदर आपको कितना डिलीवर है, 5 ml ऑफ O2 आपका डिलीवर होता है और एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 मॉलिक्यूल ऑफ द O2 प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे इन टिश्यू हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, टिश्यू के अंदर CO2 का O2 का कम हो जाएगा, मोर बाइंडिंग ऑफ द CO2 अगर एल्वुलाई में क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ द CO2, यहाँ पे कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन में हो जाएगा, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है। ये वाला जो एग्जांपल दे रखा है इसकी अभी हम बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या दे रखा है आपको। ये जो डायग्राम दे रखी है इसके नीचे जो है, अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो काफी कुछ दे रखा है, मतलब इसके बारे में काफी कुछ बता रखा है, अगर आपने उसको पढ़ा होगा, जो कि इसके अंदर टिश्यू और टिश्यू ऑर्गन के बारे में बताता है। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ अभी। इसको इसकी जो बात है, इसको इसको मतलब ये जो दे रखा है आपको, पहले तो बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। ये आरबीसी और प्लाज्मा की यहाँ पे बात चल रही होती है, मतलब ये जो आपका हो रहा होता है, ये वाला जो फॉर्मेशन जो हो रहा होता है, इसके अंदर एल्वुलर साइड में देखने को मिलता है, प्रोसेस इन अपोजिट डायरेक्शन देखने को मिलता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द, ये जो है आपका किसके टिश्यू, अच्छा सॉरी, टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है आपको, जहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। और ये वाला जो है आपका, ये टिश्यू के अंदर होता है, यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाता है कार्बोनिक एसिड का CO2 में, ताकि एल्वुलाई से ये निकल जाए। तो ये एल्वुलाई में हो रहा होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एवरी 100 ml ऑफ द डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी द 4 ml ऑफ द CO2 इन एल्वुलाई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी डिजीज के बारे में, रेगुलेशन, सॉरी रेगुलेशन रह गया। रेगुलेशन का अगर मैं बात करूंगा, रेस्पिरेटरी रिदम जो कि इनके अंदर प्रेजेंट इन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेडुला रीजन के ऊपर होता है रेस्पिरेटरी रिदम, और एक अनदर सेंटर जो कि प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन, जो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम के ड्यूरेशन को कम करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद कीमोसेंसिटिव एरिया जो कि सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिस्टम, इसके ये जो अगर यहाँ पे होगा, इसके साइड में प्रेजेंट होगा ये, विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 और हाइड्रोजन कार्बन। इसको पता चल गया कि CO2 और हाइड्रोजन का आइटम आयंस का बढ़ गया, तो ये सीधा जाके न्यूमोटैक्सिक सेंटर को बता देगा और फिर वो रिड्यूस कर देगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट द दिस सेंटर, ओके, ये एक्टिवेट करने में मदद करता है। रोल ऑफ ऑक्सीजन इनसिग्निफिकेंट होता है, यहाँ पे कुछ भी रोल ऑफ ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलता, यही इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर आपको याद करने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिसऑर्डर की। अगर मैं बात करता हूँ,
डिसऑर्डर क्या आ जाते हैं, अस्थमा जो कि ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल और ब्रोंक्यूलस, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग, ब्रोंक्यूलस और ब्रोंकाइलस में आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है। इम्फाइसीमा की अगर मैं बात करूंगा, क्रोनिक डिसऑर्डर एल्वोलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एल्वोलर वॉल में आपको देखने को मिलता है आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस जो कि डिक्रीज हो जाता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ, इन्वॉल्व इन ग्राइंडिंग द स्टोन, ब्रेकिंग ब्रेकिंग राइस आपका आ जाता है, ग्राइंडिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, टू द इन्फ्लामेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस जो कि परफोरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू कॉज द सीरियस लंग्स डैमेज, क्या करता है, सीरियस लंग्स डैमेज करने में मदद करता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग राइजेस टू द इन्फ्लामेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस, परफोरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू हो जाता है, क्या हो जाता है, परफोरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू कॉजिंग टू द सीरियस लंग्स डैमेज हो जाता है। इसी के साथ आपका पूरा ही आपका रेस्पिरेटरी इन ह्यूमंस पूरा खत्म, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस यहाँ पे खत्म होता है आपका। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।